अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूट्रस के लास्ट डिजीजेस को पढ़ेंगे। वो है हमारे पास एंडोमेट्राइटिस और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। इससे पहले हम बिनाइन डिजीजेस जिसमें हम एडिनोमायोसिस, फिब्रॉइड्स, पॉलिप्स और एंडोमेट्रियोसिस दे चुके हैं। और उसके बाद हमने एक मैलिग्नेंट डिजीज देखी जिसमें कैंसर हमने पढ़ा, यूट्रस का कैंसर। और अब हम देखेंगे इसके इन्फ्लेमेशन और हाइपरप्लेजिया को। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड एंडोमेट्राइटिस। एक लेयर होती है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, जिसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको एंडोमेट्राइटिस कहेंगे। तो ये हमारे पास एक्यूट भी हो सकती है। अगर ड्यूरेशन 6 मंथ से कम का होगा तो उसको एक्यूट कहेंगे, और अगर क्रॉनिक होगी, अगर ड्यूरेशन 6 मंथ से ज्यादा का होगा। एक्यूट क्यों होती है उसकी वजह ये हो सकती है, प्रेगनेंसी के बाद भी ये एक्यूट एंडोमेट्राइटिस हो सकती है, या फिर एबॉर्शन के बाद कोई प्रोडक्ट रह जाए कंसेप्शन का, तो उसको उसकी वजह से भी हो सकती है। क्रॉनिक हमारे पास नॉन स्पेसिफिक जो है वो पीआईडी की वजह से भी हो सकती है, और आईयूसीडीज की वजह से, या फिर कोई पॉलिप इन्फाक्ट हो जाए, या कैंसर की वजह से हो सकती है। ठीक है। लेकिन जो क्रॉनिक स्पेसिफिक एंडोमेट्राइटिस है वो किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होगी, जैसे टीबी है, माइकोप्लाज्मा है, वायरल है और फंगल। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स, जब भी इंफ्लेमेशन होती है, फीवर होता है लाजमी, एब्डोमिनल पेन होगी और मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज होंगी। कॉम्प्लिकेशन में इनफर्टिलिटी होगी, कि मतलब कंसेप्शन, मतलब जो इम्प्लांटेशन के वो जो है वो क्योंकि एंडोमेट्रियोस के अंदर जो है स्कारिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो जायगोट है वो इम्प्लांट ही नहीं होगा, या होगा तो फिर कहीं और हो जाएगा, जिसको कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। स्कारिंग और एट्रोफी हो जाएगी एंडोमेट्रियम की। ट्रीटमेंट इसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होंगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को एंटीबायोटिक से ही ट्रीट किया जाता है। तो उसमें हमारे पास क्लिंडामाइसिन या फिर जेंटामाइसिन जो है देंगे हम। ठीक है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया में मतलब कि साइज बढ़ जाना। एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, ग्लैंड्स प्रोलिफरेट हो जाना उनका इरेगुलर साइज और शेप में, और इस तरह बढ़ जाना कि हमारे पास जो प्रोलिफरेशन, एंडोमेट्रियम की प्रोलिफरेशन के मुकाबले में ग्लैंड और स्ट्रोमा रेशो जो है वो बढ़ जाए, उसको कहेंगे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया मतलब एंडोमेट्रियम का साइज बढ़ जाना, और वो साइज में हमारे पास एक्चुअली ग्लैंड्स की प्रोलिफरेशन होगी। तो एंडोमेट्रियम को जो प्रोलिफरेट करता है हार्मोन वो है एस्ट्रोजन। और जब हमारे पास एक मेनिस्ट्रुअल साइकिल जो है जब हो रहा था, तो जब हमारे पास एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा होता है तो प्रोलिफरेशन हो रही होती है एंडोमेट्रियम की। अगर एक्स्ट्रा मतलब ओवर एक्सपोजर हो जाए एस्ट्रोजन का, एक्सट्रोजन ज्यादा अमाउंट में रिलीज करे हो जाए, तो उसकी वजह से एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो जाएगी, और उसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा। और उस एक वक्त आता है कि साइकिल में, कि जब हमारे पास प्रोजेस्टेरोन आता है, और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को इनहिबिट करता है कि अब तुम बस करो, प्रोलिफरेशन बहुत होगी इसकी, अब हमें इसके लिए अगर कंसेप्शन हो गया तो हमें उसकी खुराक का बंदोबस्त करना है। तो वहाँ पे स्पायरल आर्टरीज वगैरह ग्रो होने लग जाती हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन कम आया और एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा आ गया, तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। तो आगे इसकी कॉजेज हम देखते हैं। अनएक्सपोज्ड एस्ट्रोजन एक्सपोजर, पीकोज हो जाना किसी फीमेल को, और अनओवुलेशन, इसकी वजह से भी यही होता है। एस्ट्रोजन की वजह से, प्रोड्यूसिंग ट्यूमर की वजह से, एस्ट्रोजन थेरेपी कोई पेशेंट ले रहा है, या ओबेसिटी भी इसकी भी वजह हो सकती है, ओबेसिटी की वजह से भी हाइपरप्लेजिया हो सकता है। और 2% पेशेंट विद आउट एटीपिया progresses to cancer, and 23rd% of patient with atypia progresses to cancer। तो ये मैं अब अभी हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक्चुअली इसकी दो क्लासिफिकेशन होती है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की। सिंपल जो सिस्टिक होते हैं हाइपरप्लेजिया, जिसमें एटीपिया मतलब कहते हैं कि एबनॉर्मल सेल्स। तो इसमें जो है ना, सिंपल वाले में सिस्ट तो होती है, लेकिन इसमें सेल्स एबनॉर्मल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेसिया जो है वो भी विद और विदाउट एटेपिया हो सकती है। ठीक है। तो हमारे पास ये है कि अगर एटेपिया हो, पहले हमारे पास नो एटेपिया है, तो वो सिंपल अगर है तो फिर उसमें कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग नहीं होगी, और अगर कॉम्प्लेक्स है तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी। अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग नहीं हो रही तो जस्ट उसको ऑब्जर्व करें, और अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो इंटरमिटेंट प्रोजेस्टिन थेरेपी हम देंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास एटीपिया सिंपल माइल्ड एटीपिया है तो उसको हम इंटरमिटेंट और कॉन्टिन्यूस प्रोजेस्टिन थेरेपी देंगे फॉर 6 मंथ्स, और स्पेशली अगर एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो रही है। और अगर हमारे पास एटीपिया जो है वो कॉम्प्लेक्स भी है, लेकिन मॉडरेट और स्वेयर भी है, तो फिर हम कॉन्टिन्यूस या हाई डोज देंगे प्रोजेस्टिन थेरेपी की, सैंपल फॉर 6 मंथ्स। ठीक है। 6 मंथ्स के लिए जो है हम उसको प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देंगे। ठीक है। फिर हमारे पास इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। यूट्राइन प्रिजर्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड ओल्ड पेशेंट्स। एंडोमेट्रियल स्टेटस जो है, अगर नो साइटोलॉजिक एटीपीया, अगर हमारे पास एटीपीया नहीं है, ओल्डर पेशेंट की बात हो रही है उसमें,
तो हम उसको इंटरमिटेंट या कॉन्टिन्यूस थेरेपी देंगे और सैंपल इन 6 मंथ्स और हिस्टेरेक्टमी कर देंगे, ठीक है। और अगर एटिपिया है और पेशेंट जो है वो कैंडिडेट नहीं है सर्जरी के लिए, तो फिर हम जो है 6 मंथ्स तक जो है वो इंटरमिटेंट या कॉन्टिन्यूस थेरेपी देंगे। और अगर सर्जरी के लिए फिट है तो हिस्टेरेक्टमी कर देंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया एंड एंडोमेट्राइटिस। ये इसकी जस्ट क्लासिफिकेशन है कि अगर एटीपिया मतलब सेल्स abnormal होंगे और नो एटीपिया मतलब सेल्स abnormal नहीं हो रहे। तो उसके साथ उसके बाद उन्होंने क्लिनिकल फीचर्स बताए हुए और उन क्लिनिकल फीचर्स को ट्रीट कैसे करना है ये सब बताए हुए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंडोमेट्राइटिस एंड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।